गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए, निर्माण आईएएस में आप सभी का स्वागत है। आज इस हम लोग प्रारंभिक बैच में आज जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो एक बार थोड़ा सा बेसिक चीज़ों पे चर्चा कर लेते हैं कि क्लास की दिशा क्या रहेगी, कैसे कैसे चलेंगे हम लोग, क्या हम कराएंगे, क्या आपको करना है। ठीक है ना? तो देखिए, क्लास का स्वरूप ऐसा रहेगा कि प्रारंभिक परीक्षा मुख्य परीक्षा दोनों की आवश्यकताएं आपकी क्या है, एक साथ पूरी हो जाए। तो आपको प्रारंभिक परीक्षा के लिए अलग से, मुख्य परीक्षा के लिए अलग से आपको पढ़ना हो, इस तरह का कार्य ना हो। और जो हम लोग स्टार्ट करेंगे आज भूगोल विषय से। ठीक है ना? विषय हम लोगों का भूगोल है और सबके पास अगर सिलेबस है, एक बार सब लोग सिलेबस निकाल लें। सभी बच्चे ध्यान रखें कि सिलेबस बिल्कुल आपके साथ रहना चाहिए, ताकि आपको क्लियर रहे कि कहाँ पे आप स्टडी कर रहे हैं, क्या क्या सेक्शन पढ़ रहे हैं। ठीक है ना? तो निर्माण का अगर इस तरह का सिलेबस आपके पास है, तो इसमें पेज नंबर आप निकालिए, पेज नंबर 8। ठीक है ना? पेज नंबर 8, 8 नंबर पेज। ठीक है? और हम लोग स्टार्ट करेंगे इसमें से पेपर 1 पार्ट बी। ठीक है ना? पेपर 1 में आप देखेंगे पेज नंबर 7 पर पेपर 1 है, पार्ट ए है। इसमें हमारा रहेगा पार्ट बी। ठीक है? और यूनिट 1। तो देखो आप, पेपर 1, ठीक है ना, और पार्ट हमारा रहेगा बी। ठीक है? पार्ट में भी बहुत सारे यूनिट में बटा हुआ है और यूनिट होगा 1। यूनिट 1 जो आयोग ने इसका सिलेबस, इसकी हेडिंग डाल रखी है, भारत का भौतिक स्वरूप एवं जलवायु। भारत का भौतिक स्वरूप एवं जलवायु, ये इसकी हेडिंग है। ठीक है ना? और इसमें इसमें आप देखेंगे कि पॉइंट वाइज सिलेबस को मेंशन किया हुआ है। और पहला पॉइंट है प्राचीन भारत में भौगोलिक ज्ञान। ठीक है? दूसरा पॉइंट है भारत के प्रमुख भू आकृतिक ब्रैकेट में भौतिक विभाग, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे दिया है कि हिमालय पर्वत, उत्तर भारत का विशाल मैदान और प्रायद्वीपीय पठार। सबको दिख रहा है ना? तीसरा पॉइंट है प्रमुख पहाड़ियां, पठार, नदियां और झीलें। इसके बाद है भारत में मिट्टियां, प्रकार एवं वितरण। उसके बाद है, उसका अंतिम के दोनों पॉइंट भारत की जलवायु, भारत के मानसून से संबंधित है। और उसमें एक है जलवायु, ऋतुएं क्या होती हैं, तापमान क्या स्थिति है, भारत में वर्षा की स्थिति क्या है, मानसून की उत्पत्ति कैसे होती है, ऊपरी वायु परिसंचरण। ठीक है ना? जो हम लोग सतह पर, जहां हम लोग सतह पे रहते हैं, तो बहुत सारे हवाओं के बारे में हमें पता चलता है कि हवाएं तेज चल रही हैं, धीमी चल रही हैं, ठंडी हवाएं चल रही हैं, गर्म हवाएं चल रही हैं। इन हवाओं के अतिरिक्त 6 से 8 किलोमीटर की ऊंचाई पर भी कुछ बहुत तेज गति से पवनें चलती हैं। ठीक है? उन पवनों को कहा जाता है जेट पवनें। ठीक है ना? तो जेट पवनें क्या होती हैं, कहाँ कहाँ पे प्रवाहित होती हैं, उनकी दिशा क्या है, ये जब हम लोग टॉपिक में आएंगे तो पढ़ेंगे। एक्चुअल में भारत की जो मानसून है, भारत की जलवायु है, इसको प्रभावित करने में जेट पवनों का बड़ा योगदान है। इसीलिए मानसून के साथ ये शब्द दिया हुआ है कि आप मानसून को केवल जो नीचे का पवन परिसंचरण है इसके बारे में न पढ़ें, ऊपरी पवन परिसंचरण को भी ऐड करके पूरे भारत की
जलवायु और भारत के मानसून के बारे में स्पष्ट करें। आगे हम लोग पढ़ेंगे तो आपको पूरा क्लियर रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है ये। और कुछ घटनाएं हैं, कुछ ग्लोबल घटनाएं हैं, कुछ अन्य घटनाएं हैं जो भारत की जलवायु को, भारत के मानसून को बहुत गहराई से प्रभावित करते हैं। उनमें क्या क्या चीजें हैं तो अगले पॉइंट में दिया है। जलवायु घटनाएं जैसे अल नीनो, आपने नाम सुना होगा, अल नीनो है, ला नीना है, दक्षिणी दोलन शायद नाम ना सुना हो या नाम सुना हो, ठीक है, पश्चिमी विक्षोभ, हिंद महासागर, हिंद महासागर के बाद एक कामा दिया हुआ, एक्चुअल में हिंद महासागर कामा नहीं है, ये पूरा शब्द है हिंद महासागर द्विध्रुव, इंडियन ओशन डाइपोल, ठीक है, और जलवायु परिवर्तन के परिणाम, ठीक है ना। तो हमारा पहले यूनिट का सिलेबस है। तो देखिए, भारत के मानसून को अल नीनो कैसे प्रभावित करता है, ला नीना कैसे प्रभावित करता है, ठीक है ना। भारत की जलवायु को इंडियन ओशन डाइपोल, हिंद महासागरीय द्विध्रुव कैसे प्रभावित करता है, ये सारी चीजें हम लोगों को क्या है इस टॉपिक में। तो अंतिम के 2 पॉइंट हैं जो जलवायु, ठीक है, और जलवायु घटनाएं, दोनों एक ही चीजें हैं, एक बड़ा सा टॉपिक है। तो भारत की जलवायु को, भारत के मानसून को बहुत विस्तार से, बहुत संगठित तरीके से आपको पढ़ना है। तो यही, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे यही यूनिट 1 जिसका नाम है भारत का भौतिक स्वरूप एवं जलवायु, ठीक है। देखिए बच्चों, जिस सीक्वेंस से ये सिलेबस दिया हुआ है, ठीक है ना, पढ़ेंगे सारा टॉपिक, लेकिन सीक्वेंस वो नहीं रहेगा जो इसमें दिया हुआ है, हम लोग अपने हिसाब से पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो जो जो टॉपिक मैं आपको पढ़ाता जाऊंगा, सिलेबस प्रतिदिन आप लेकर के आना, जैसे वो टॉपिक खत्म होगा तो आपके सिलेबस में वो चीजें क्या हो जाएंगी, टिक हो जाएंगी, हाँ ये सिलेबस खत्म हो गया, ठीक है ना। देखो, आप अभी कोई टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी बात जरा और आपको बता दूं कि इस पूरे एग्जाम की प्रक्रिया कैसे है, ठीक है ना। प्रारंभिक परीक्षा के पेपर तो आपने देखा होगा कि प्रारंभिक परीक्षा में कैसे सवाल पूछे जाते हैं। एक सवाल होता है, उसके 4 विकल्प होते हैं, उसमें जो एक सही विकल्प होता है उसको आपको चयनित करना होता है, तो उसमें कोई बहुत दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मुख्य परीक्षा की डिमांड अगर आप नहीं समझते हैं तो तैयारी आपकी बिल्कुल ट्रैक से उतर जाएगी, और जितना मेहनत आपने किया वह सारा मेहनत क्या है, सब मिट्टी में मिल जाएगा, उसका कोई रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। तो वेरी फर्स्ट डे से, बहुत पहले दिन से, ठीक है ना, आपको ये समझना होगा कि एक्चुअल में मुख्य परीक्षा क्या है, किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। और ये जो पहली तैयारी आपकी हो रही है, जब आप पढ़ना शुरू करेंगे तो मध्य प्रदेश पीएससी की मुख्य परीक्षा के कुछ प्रश्नों को बहुत अच्छी तरह से हैंडल कर पाने की स्थिति में होते हैं। अगर आप उन्हें हैंडल नहीं कर पाते हैं, इसका मतलब है कि तैयारी की दिशा आपकी बिल्कुल ठीक नहीं है। ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि प्रारंभिक परीक्षा अभी तैयारी कर ले, मुख्य परीक्षा बाद, जब प्रारंभिक परीक्षा निकल जाएगा तब करेंगे, और जब मुख्य परीक्षा निकल जाएगा तब इंटरव्यू की तैयारी करेंगे। ये तरीका ही बिल्कुल गलत है, ठीक है ना। प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा की तैयारी अगर साथ आप नहीं करते हैं तो आपके लिए समस्या क्या है, बहुत बढ़ जाएगी, ठीक है। तो और ऐसा नहीं है कि मुख्य परीक्षा के लिए कुछ बहुत अतिरिक्त आपको करना है, छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इससे आपकी स्टडी की क्वालिटी बहुत बेहतर हो जाएगी, ठीक है ना। तो एक बार मैं आपको समझा दूं जल्दी से कि मुख्य परीक्षा कैसे होता है, क्या क्या किस तरह के प्रश्न होते हैं, और उन प्रश्न का एक नेचर क्या है, और उन प्रश्न कैसे आपके चयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो देखिए, अगर आप देखोगे आप तो कुछ प्रश्न हैं जो आपको 20 वर्ड्स में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। कुछ प्रश्न आपको 60 वर्ड्स में, और कुछ प्रश्न हैं जो आपको 200 वर्ड्स में कहा जाएगा लिखने के लिए, ठीक है ना। 3 तरह के प्रश्न आपको एग्जाम में मिलेंगे मुख्य परीक्षा में, एक है 20 वर्ड्स, एक है 60 वर्ड, और एक है 200 वर्ड्स। देखो आप, एक्चुअल में 20 वर्ड्स क्या होते हैं, कैसे लिखा जाए, बहुत चैलेंजिंग काम होता है ना। मान लीजिए कि 20 वर्ड्स अगर 2 अंक का है, ठीक है,
तो इस पूरे एग्जाम की प्रक्रिया में जो प्रश्न आपके चयन में सबसे महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है वो है 20 वर्ड्स। ठीक है, अगर 20 वर्ड्स लिखने आया तो आप केवल चयनित नहीं होंगे बल्कि रैंक के साथ चयनित होंगे। जिस रैंक को चाहते हैं आप वो रैंक आप पाएंगे अगर आपको 20 वर्ड्स लिखने आता है तो। अगर 20 वर्ड्स लिखने नहीं आता है तो चयन आपका मेरे सबसे बहुत मुश्किल है। ठीक है, आपके चयन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका इसकी होती क्यों है, इसका कारण है, देखो आप, या तो आपको इसमें 2 अंक मिलेगा, ऐसा भी है कि 2 अंक का प्रश्न है, 2 अंक आपको मिल जाएगा। ऐसा भी हो सकता है आपको 0 अंक मिले। ठीक है ना, ये एक ऐसा प्रश्न है, आयोग अपनी कॉपी शो करता है। ठीक है ना, तो ऐसा देखा गया है कि जो एकदम शॉर्ट नोट होता है, ठीक है, कभी ये 20 वर्ड, कभी ये 10 वर्ड, इस तरह से आयोग समय समय पे अपने सिलेबस को क्या है चेंज करता रहता है। पहले 20 वर्ड था, 50 वर्ड था और 300 हुआ करता था। 300 को काट करके क्या कर दिया गया, 200 कर दिया गया। ठीक है ना, और 50 वर्ड को काट संशोधित करके 60 वर्ड कर दिया गया। ठीक है, 10 वर्ड भी था तो 10 वर्ड को बढ़ा करके क्या कर दिया गया, 20 वर्ड कर दिया गया। मोटा मोटा इसी तरह का प्रश्न रहेगा। अगर मान लीजिए आगे सिलेबस चेंज भी होता है तब भी प्रश्न का स्वरूप यही रहेगा। हाँ, ऐसा हो सकता है कि 20 वर्ड या तो 10 वर्ड हो गया या 30 वर्ड हो गया। ठीक है, जो 50 वर्ड है ये थोड़ा सा बढ़ा करके या तो 60 वर्ड कर दिया या इससे कम कर दिया। मतलब मोटा मोटा 3 तरह के प्रश्न एमपीपीएससी में पूछे जाते हैं, है ना। और जो 20 वर्ड है, जो सबसे शॉर्ट नोट होता है, ये या तो पूरा का पूरा अंक आपको मिल जाएगा, ऐसा भी हो सकता है कि आपको 0 अंक मिले। ठीक है ना, 60 वर्ड है, आपको कभी भी पूरा अंक नहीं मिलेगा और कभी भी आपको 0 भी नहीं मिलेगा। अगर आपने लिखा हुआ है, टॉपिक पे लिखा हुआ है, ऐसा नहीं कि सवाल पूछा हुआ कुछ और आप कोई गाना लिख के आ गए या फिल्म की कहानी लिख करके आ गए, नहीं। अगर इस तरह की बात नहीं है, अपने टॉपिक पे लिखा हुआ है, तो कभी आपको पूर्णांक नहीं मिलता है। ठीक है ना, लेकिन कभी 0 भी नहीं मिलता है। इसी तरह से 200 वर्ड में कभी आपको पूर्णांक भी नहीं मिलेगा, कभी आपको 0 भी नहीं मिलेगा। ये प्रश्न है, पूर्णांक भी आपको मिलेगा, 0 भी आपको मिलेगा। ठीक है, देखो आप जरा सोचो कि आपकी कॉपी जब एग्जामिनर के सामने खुली, ठीक है ना, और उसने आपकी कॉपी को चेक करना शुरू किया और 20 वर्ड्स में आपकी कॉपी पे उसने पहले प्रश्न पे 2 नंबर, दूसरे प्रश्न पे 2 नंबर, 2 नंबर, 2 नंबर, 2 नंबर, 2 नंबर, मान लीजिए 5 ऐसे प्रश्न देखा और उसको लगा कि नहीं, ये क्वालिटी कैसी है कि 2-2 नंबर के लायक है, तो आपने आपने कितना, 5 प्रश्न के लिए कितना अंक गेन किया, 10, है ना। 5 प्रश्न के लिए आपने 10 अंक गेन किया। क्या ये केवल 10 अंक है? नहीं, ये 10 अंक नहीं है, ये 10 और अंक रखो आप, ये 20 अंक है। ठीक है ना, कैसे, जब भी आपकी कॉपी पे 2 नंबर के प्रश्न पे 2 नंबर रखा जाएगा, 1 2 3 4 5, जब भी 5 बार लिख दिया जाएगा, इसका मतलब होता है कि आपके प्रति एग्जामिनर के मस्तिष्क में एक बहुत पॉजिटिव सा भाव आ जाता है। ये लड़का बहुत अच्छा है, बहुत सिंसियर है, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है, इसकी नॉलेज बहुत अच्छी है। बस अब आप ये बताओ कि अगर कोई आपकी कॉपी इस भाव के साथ चेक करता है कि लड़का बहुत सिंसियर है, बहुत स्टूडियस है, प्रेजेंटेशन शानदार है, ठीक है, तो हर प्रश्न में जब वो मार्किंग करेगा तो अनचाहे तरीके से भी जहां पे 4 नंबर देना होगा वो 4.5 दे देगा, 5 दे देगा। हर प्रश्न पे आपको आधा नंबर, 1 नंबर, आधा नंबर, 1 नंबर एग्जामिनर के हाथ से निकल जाता है। और जब वो पूरी कॉपी चेक होती है तो लगभग 15 से 20 अतिरिक्त नंबर आपको मिलता है जो शुरुआती आपने प्रश्न लिखा था। ठीक है, देखो आप मुख्य परीक्षा में या किसी भी स्टेज में 1 नंबर का भी महत्व है। 1 नंबर से कई बार होता है कि आपका चयन हो जाता है या कई बार आपका चयन क्या है, रुक जाता है। 1 नंबर 2 नंबर से, 1 2 नंबर से कई बार ऐसा होता है कि अगर चयन हो गया
तो 1-2 नंबर से अच्छा पद पाते पाते आप क्या है, रह जाते हैं। ठीक है ना, आप एसडीएम बनना चाह रहे थे लेकिन नंबर थोड़ा सा कम आ गया तो छोटा पद मिल गया। लेकिन आपका सपना क्या था कि आप एसडीएम बनना चाहते हैं, डिप्टी एसपी बनना चाहते हैं, तो आपकी तैयारी छूटती नहीं है, नौकरी करते रहेंगे लेकिन एग्जाम क्या है, देते रहेंगे देते रहेंगे देते रहेंगे। और एग्जाम देते रहोगे तो आप यकीन मानिए जीवन का आनंद ले नहीं पाओगे आप। हमेशा क्या है, पढ़ाई आपके पीछे पीछे लगी रहेगी, कॉपी आपके पीछे पीछे लगी रहेगी, किताब आपके पीछे पीछे क्या है, लगा रहेगा। भाई आप ये बताओ, चयनित होकर के शादी ब्याह करेंगे, सामाजिक जीवन में जाएंगे, अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करना है आपको, और पता चल रहा कि पीछे पीछे क्या है, एग्जाम लगा हुआ है। तो बहुत आवश्यक है कि आप जितना जल्दी हो सके इस एग्जाम को क्रैक करके किनारे करें, कॉपी किताब को बंडल करें, उसको कहीं अलमारी या कहीं अन्य जगह रखें, नौकरी करें, अच्छे स्टेटस को एंजॉय करें, शादी ब्याह करें, ठीक है, और सामाजिक जीवन और चीज़ों में प्रवेश करें, पढ़ाई लिखाई से क्या मुक्ति मिल जाए। ऐसा ना हो कि 35 साल तक आप 40 साल तक क्या है एग्जाम ही देते रहें, अच्छा तो एक बार और देख लेते, एक बार और देख लेते, एक बार और देख लेते हैं, अच्छा अब सुधर जाएगा रैंक, अब सुधर जाएगा रैंक। आप देखोगे ना कि जितने बच्चे इंटरव्यू देते हैं या जो बच्चे चयनित में कभी मिलना आप, तो उसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो अपनी रैंक को ठीक करने के लिए एग्जाम क्या है देते रहते हैं, है ना। कहने का मतलब पढ़ाई उनका पीछा नहीं छोड़ पाती है। तो जो सबसे अधिक फोकस आपको करना है वो किस पे करना है, 20 वर्ड पे। ठीक है, अगर संगठित रूप से 20 वर्ड्स आपको लिखने आ गया, ठीक है ना, और इसमें क्या होता है कि अगर आपको गागर में सागर, आप समझते हैं ना कि गागर में सागर भरने आता है, तो इसका मतलब क्या है, 20 वर्ड आपको लिखने आता है। ठीक है ना, और अगर 20 वर्ड लिखने आता है, मान लीजिए कि आपसे कहा गया कि 20 शब्द बोल करके अपना परिचय दीजिए, ठीक है, और आपने बहुत शानदार तरीके से 20 वर्ड में ही आपने अपना परिचय दे दिया। अगर मान लीजिए आपको कहा जाए कि अच्छा 60 वर्ड में दीजिए, तो आप जरा सोचिए कि क्या कमाल कर देंगे आप। जो 20 वर्ड में कमाल करना जानता है, जब 60 वर्ड मिलेगा वो कितना कमाल करेगा, है ना। और जब 200 कहा जाएगा, अनपैरेलल, उसकी इस बच्चे की स्थिति क्या होगी, अनपैरेलल हो जाएगी, कोई उसके आसपास भी टिकेगा नहीं। तो इसलिए अपनी तैयारी में सबसे अधिक फोकस आपको किसको करना है, 20 वर्ड्स को। और देखो आप क्या, अगर मान लीजिए कोई एक क्लास आप करें जो केवल मुख्य परीक्षा के लिए, सपोज करो आप केवल मुख्य परीक्षा के लिए हो, ठीक है, क्या वो क्लास मुख्य परीक्षा के लिए पूरी रिक्वायरमेंट को पूरी करती, नहीं। केवल मुख्य परीक्षा की क्लास आपकी मुख्य परीक्षा की रिक्वायरमेंट को पूरी नहीं करती है। क्यों, क्योंकि जो 20 वर्ड है वो एक्चुअल में उस तरह के वर्ड है जो बहुत बार आप प्रारंभिक परीक्षा में क्या है पढ़ते रहते हैं। तो जिस बच्चे ने प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी अच्छी की हुई है, वो 20 वर्ड को पूरे रेंज उसके पास होता है। और जिस बच्चे ने केवल मुख्य परीक्षा की तैयारी की है, हो सकता है कि 20 वर्ड्स पे उतनी पकड़ ना हो या उतना डायमेंशन न लेता हो, है ना। तो इसलिए अगर प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा साथ साथ आप पढ़ रहे हैं, इसका मतलब है कि इस एग्जाम की सारी रिक्वायरमेंट को आप अच्छी तरह से मीट करते हैं, अच्छी तरह से पूरा करते हैं। तो सही तैयारी का तरीका क्या है कि प्री कम में साथ साथ तैयारी करें, ठीक है ना। मतलब जिस टॉपिक को आप पढ़ लें, प्रीवियस तरीका क्या है कि वास्तव में आपकी तैयारी सही जा रही है, किसी पे विश्वास नहीं करना है। हम अपनी बात कहेंगे, वो अपनी बात कहेंगे, वो आपको कुछ और समझाएंगे, आपको किसी की बात सुनना ही नहीं है, ठीक है ना। आपके पास खुद कसौटी है, उस कसौटी पर कस कर के देखें, अगर चीजें अनुकूल है इसका मतलब तैयारी आपका सही डायरेक्शन में जा रहा है। उस कसौटी पर अगर आप खड़े नहीं उतरते, इसका मतलब तैयारी आपकी क्या है, चाहे कोई कितना भी बोले, कितना लच्छेदार बात करे, कितना आपको समझाने का प्रयास करे, आपको विश्वास नहीं करना है। आपके पास दो किताब आपके टेबल पे हमेशा रहनी चाहिए। एक है प्रारंभिक परीक्षा के प्रीवियस ईयर के जो पेपर होते हैं, कम से कम 10 से 15 साल का, एमपीपीएससी, केवल एमपीपीएससी नहीं है, यूपीएससी का हो गया, एमपीपीएससी का हो गया, उत्तर प्रदेश पीसीएस का हो गया, ठीक है ना, राजस्थान पीसीएस का हो गया, बिहार पीसीएस का हो गया, ठीक है। वो आपको प्रीवियस ईयर के प्रारंभिक परीक्षा के
प्रश्न पत्र क्या है आपके साथ रहनी चाहिए, ठीक है ना। मान लीजिए मैंने हिमालय आपको पढ़ाया, ठीक है ना, तो हिमालय से संबंधित जो क्वेश्चन है यूपीएससी का आपका हो जाना चाहिए, एमपीपीएससी का हो जाना चाहिए, बिहार में जो पूछा हुआ हो जाना चाहिए, उत्तर प्रदेश में जो पूछा है वो हो जाना चाहिए। अगर आप कर पाने की स्थिति में है, इसका मतलब तैयारी आपकी क्या है, सही चल रही है। मुख्य परीक्षा का पेपर उठा करके एमपी का रख लो आप, हिमालय पे जितने भी सवाल पूछे गए हैं 20 वर्ड में क्या लिख पा रहे हैं, 60 वर्ड में पूछा गया है क्या लिख पा रहे हैं, ठीक है, 200 में पूछा गया क्या लिख पा रहे हैं, क्या समझ पा रहे हैं, क्या मटेरियल आपके पास है, क्या कंटेंट आपके पास है। अगर है इसका मतलब क्या है, सही है। अगर 15 साल के 20 साल के मुख्य परीक्षा के पेपर हिमालय का आपने सॉल्व कर पाने की कंडीशन में होते हैं, तो अगले साल का पेपर भी सॉल्व हो जाएगा, उससे अगले साल का पेपर भी क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। आप समझ पा रहे हैं ना। तो सब बच्चे अपनी तरफ से तैयारी रखें कि जितना हम पढ़ाएं, हमारे पढ़ाने पर बहुत विश्वास ना करें, है ना। हमारी पढ़ाई किस डायरेक्शन में जा रही है, मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूं, ठीक है, इसको जज करने का तरीका कि प्रीवियस ईयर के पेपर आपके पास टेबल पर होने चाहिए, ठीक है। जिस टॉपिक को पढ़ा दें उस टॉपिक को खोल करके प्रश्न आप देख लें, क्या वास्तव में मिल रहा है, समझ में आ रहा है। अगर चीज़ें ठीक चल रही हैं चलती रहिए, कोई चीज़ समझ में नहीं आता, देखो कई बार क्या होता है कि आपको बात समझा दी जाती है ना, नोट्स लिखवा दिया जाता है, लेकिन इसके बाद भी क्या होता है कि जब प्रश्न पूछा जाता है तो कई बार आप पढ़े तो होते हैं लेकिन प्रश्न आपको समझ में नहीं आता है, और आपको लगता है कि ये चीज तो मैंने देखा ही नहीं है, तो तुरंत आप लेकर के मेरे पास आओ कि सर ये प्रश्न ऐसे पूछा हुआ था और ये समझ में नहीं आ रहा है, आपको मैं समझा दूंगा कि देखो ये है। तो हर चीज की अंतर्दृष्टि आपकी एकदम क्लियर होती जाएगी, ठीक है ना। तो जो हम लोग काम करेंगे वो काम ऐसा रहेगा कि प्रतिदिन, देखो आप एक लंबे पढ़ाने के अनुभव के द्वारा मैंने ये सीखा है, ठीक है, कि बच्चों को कह दिया जाए कि बेटा ऐसा है कि ये काम घर से करके लाना, ठीक है, आपका पूरा उत्साह 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन होता है, 5 दिन के बाद आपको लगता है कि चलिए हो जाएगा, कर लेंगे, बाद में कर लेंगे। नहीं, काम देते रहेंगे, आप घर पे करो ना करो, ठीक है, वो तो आपके ऊपर है, लेकिन कुछ काम तो मैं आपको क्लास के अंदर करवाऊंगा, ठीक है। जैसे क्या काम करवाऊंगा, हर दिन प्रत्येक दिन जो टॉपिक हम पढ़ते जाएंगे उनमें से 20 वर्ड्स क्या क्या बन सकता है, हर टॉपिक के पीछे क्या मैं लिखवा दूंगा, है ना, कि इसमें 20 वर्ड ये क्वेश्चन बनेगा, 60 वर्ड ये बनेगा, और 200 के इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। और उनमें से कुछ क्वेश्चन को मैं कहूंगा घर से लिख के लाना, ठीक है, कुछ क्वेश्चन को यहीं पे बैठा करके आपसे कहूंगा अब ये लिखो, आप यहीं पे आपकी कॉपी चेक कर दूंगा, ठीक है, आपका आंसर चेक कर दूंगा, और अगर उसमें कुछ कमी है तो मॉडल आंसर मैं आपको लिखवा दूंगा कि देखो आप इस चीज को ऐसे लिखा जाता है। तो आप अपने नॉलेज को प्रेजेंट करना भी आपको क्या है, आ जाता है, सीख लेते हैं आप। समझ पा रहे हैं आपने। तो क्लास का डायरेक्शन कैसे रहेगा, सबसे अधिक फोकस किस पर रहेगा, 20 वर्ड्स पे, ठीक है। घर पे भी लिखना आप, लेकिन आपके घर पे लिख पाने की इच्छा शक्ति पे मुझे बहुत विश्वास नहीं है, तो मैं आपको क्या है कुछ क्लास में भी लिखवाता रहूंगा, ठीक है, और उसका मॉडल आंसर लिखवाता रहूंगा। धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा कि 20 वर्ड कैसे लिखा जाता है। एक बार 20 वर्ड कमांड में आ गया, 60 वर्ड और 200 वर्ड तो आपको बहुत शानदार तरीके से करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बात आप समझ गए कि क्लास का डायरेक्शन कैसे रहेगा, कि मेंस की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हुए हम चलेंगे, ठीक है ना। और मेंस में सबसे अधिक फोकस किस पर रखेंगे, 20 वर्ड्स पे, ठीक है, क्योंकि ये आपकी तैयारी का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। देखो आप, दूसरी चीज आपको एक बात मैं बता दूं, ऐसा बच्चों के अंदर भ्रम पाया जाता है, ठीक है ना, आपके अंदर भी ये भ्रम है, आपके अंदर भी अपने आप को लेकर के कुछ भ्रम होता है। इस भ्रम को जितना जल्दी आप निकाल दें उतना ही बेहतर तैयारी आप कर पाओगे, ठीक है ना। जब आपसे कहा जाता है कि बेटा आंसर था लिखो आप, तो आपको लगता है कि अगर आप पढ़ लेंगे तो लिख लेंगे, आपको लगता है कि कोई चीज आप पढ़ लेंगे तो क्या करेंगे, लिख लेंगे। ये जनरली बच्चों में भ्रम पाया जाता है। आपको मैं बता रहा हूं
इस भ्रम को जितना जल्दी निकाल दो आप, उतना आपके स्वास्थ्य के लिए, एकेडमिक स्वास्थ्य के लिए उतना अच्छा है। कारण क्या है कि अच्छा पढ़ने से अच्छा आंसर नहीं लिख पाते हैं, ठीक है ना। लिखने का प्रयास करने से अच्छा आंसर लिख पाते हो आप, ठीक है। अच्छा पढ़ने से अच्छा बोलने नहीं आता है, बोलने का अभ्यास करने से बोले। मान लीजिए किसी टॉपिक पे आपने कहा गया कि इस टॉपिक पे आप तैयार करके आना, भाषण देना आपको, तो आपको क्या लगता है कि पढ़ करके आएंगे तो अच्छा भाषण दे लेंगे? नहीं, भाषण की अपनी एक कला होती है, और वो लगातार आप 10 लोगों के बीच में पहली बार अगर आपको खड़ा कर दिया जाए ना, तो सारा नॉलेज ही खत्म हो जाता है, जीरो हो जाता है। पैर क्या होता है, कांपने लगता है ना। क्या आपका नॉलेज नहीं था? नॉलेज है, आधा अधूरा नॉलेज क्या है, निकल करके आता है। लेकिन अगर लगातार ये अभ्यास करते रहते हैं तो चीजें आ जाती हैं, है ना। तो ये भ्रम मत रखना आप कि आप पढ़ोगे तो लिख लोगे आप, नहीं। लिखने का सतत अभ्यास आप करेंगे तो लिखना आ जाएगा, ठीक है। बोलने का अभ्यास करेंगे तो बोलना भी आ जाएगा। अगर आपको मन में यह है कि कोई बात नहीं, पढ़ लेंगे, मैं लिख लूंगा, पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, एकदम बेकार बात है। अगर आपके अंदर इस बात का भ्रम है ना, टॉपिक पढ़ेंगे, समझाएंगे, कंटेंट भी रहेगा, और जब आपको 20 वर्ड लिखवाएंगे ना, आप देखोगे कि कितनी कमियां आप कर रहे हो, कि सब कुछ जानने के बाद भी आंसर क्या है, गलत आ रहा है। आंसर क्या आ रहा है, अप्रोप्रिएट आंसर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से इस कमी को जितना जल्दी पहचान लोगे आप, तैयारी आपकी उतनी क्या हो जाएगी, बेहतर हो जाएगी, ठीक है। तो देखो आप, जितनी स्ट्रेटजी की बातें हैं, डिस्कशन है, अन्य चीजें हैं, उस समय के साथ हम लोग क्या है करते रहेंगे, ठीक है। तो कुछ चीजें आज मैंने आपको बता दिया। क्यों बता दिया? इसलिए बता दिया ताकि क्लास की दिशा आपको ध्यान रहे कि कैसे चलेगी क्लास, ठीक है ना। दूसरी चीज, देखो आप, कि मुख्य परीक्षा के लिए, प्रारंभिक परीक्षा के लिए बहुत पढ़ना होता है आपको। सिलेबस कम नहीं है, छोटा नहीं है, बहुत बड़ा सिलेबस है, ठीक है ना। उसमें आपको जो मुख्यतः हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, साइंस हो गया, एमपी हो गया, करेंट्स हो गया, ये सारी चीजें प्रारंभिक परीक्षा की क्या है, विषय वस्तु है, सिलेबस है आपका, ठीक है। और हर विषय अपने आप में क्या है, बड़ा बड़ा विषय है, ठीक है। कैसे पढ़ें कि वो कंठस्थ होता चले, याद होता चले, उसकी पूरी आइडियोलॉजी क्या है, चलती रहे। तो देखो बच्चों, एक बात आप ध्यान रखना कि पढ़ने के कुछ, अच्छी पढ़ाई के कुछ टूल और टेक्टिक्स होते हैं। इन टूल का जितना अधिक इस्तेमाल करेंगे, उतना ही पढ़ाई की क्वालिटी आपकी बेहतर होगी, है ना। जैसे एक तरीका ये होता है कि मान लीजिए कि जहां पे आपको मैप बनाना है, ठीक है ना, वहां पर मैप बनाओ आप, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि मिट्टी टॉपिक पढ़ा रहे हैं आपको, कि भारत में मिट्टियों का वितरण समझाइए, ठीक है ना, या मध्य प्रदेश में मिट्टियों का वितरण समझाइए। आप चाहे जितना भी आप 50 पेज लिख दो आप, ठीक है ना, अगर एमपी का मैप बना करके आपने उस पर मिट्टी को शो नहीं किया कि कहाँ पे जलोढ़ मिट्टी है, कहाँ पे काली मिट्टी है, कहाँ पे लाल मिट्टी है, कहाँ पे लेटराइट मिट्टी है, आप यकीन मानिए केवल लिखने से आपको, आपका प्रेजेंटेशन बेहतर नहीं होगा। तो कई सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनको मैप पर क्या करना होता है, शो करना होता है ना। तो मैप और डायग्राम अगर आपको नहीं आता है, तो आप वैसे ही रेस से बाहर हो। आपको सोचना भी नहीं चाहिए कि आप इस एग्जाम में क्वालिफाई कर पाओगे एमपीपीएससी में, सोचना ही नहीं है, ठीक है। क्या मैप और डायग्राम बनाना कठिन है? आपके जीवन में इससे आसान कोई काम ही नहीं होगा। क्या होना चाहिए, संकल्प होना चाहिए, ठीक है। तो क्लास में बहुत सारा मैप मैं बनवाऊंगा आपको, ठीक है। और जो चीजें मैप पर शो करनी होती है उसको मैप पे शो करेंगे, और तमाम सारी चीजें क्या है, हम लिखते चलेंगे, ठीक है। तो देखो आप, एमपी भी मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है ना। एमपी में भी बहुत सारा मैप, 225 मैप बनवाऊंगा। भारत के भूगोल में खूब मैप बनेगा, टॉपिक टॉपिक पे मैप बनेगा, सब टॉपिक पे मैप बनेगा। तो आप देखोगे कि जैसे अगर आप बेहतर तरीके से क्लास में हैं, क्लास में होने का मतलब कि शरीर क्लास में है नहीं, शरीर क्लास में है
और मन भोलाराम उस्ताद मार्ग पे टहल रहा है, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप क्लास में बैठे हैं, फोकस होकर के बैठे हैं, तो 99% आप चीज़ें क्लास में ही लेकर के जाओगे, बहुत ज़्यादा आपको घर पे रिवाइज करने की आवश्यकता नहीं है। देखो, आप अगर कॉपी आप खोलोगे, कई बार मैप देखते ही पूरी चीज़ आपको याद हो जाती है, हाँ ये चीज़ हमने ऐसे पढ़ा हुआ है, ठीक है। और नहीं है तो थोड़ा सा हल्का सा रिवीजन मारोगे, एकदम साफ सुथरा नीट एंड क्लीन तथ्य के साथ पूरी अवधारणा आपके दिमाग में क्या आ जाएगी। तो एक चीज के लिए मेंटली तैयार रहना है, किस चीज के लिए, कि खूब मैप और डायग्राम आप अपने कॉपी में नोट्स में क्या बनाओगे आप, ठीक है ना। अभी जैसा मैं सिलेबस डिस्कस कर रहा था, आपको सिलेबस पढ़ के सुनाया, तो उसमें पहला जो पॉइंट है उसमें है प्राचीन भारत में भौगोलिक ज्ञान, ठीक है ना। देखिए, जो भूगोल विषय है ना, ये भारत के विद्वानों के द्वारा विकसित विषय नहीं है। जो कुछ पढ़ने जा रहे हैं, ये भारत के विद्वानों ने विकसित नहीं किया है, एक लंबे समय तक चलने वाली प्रक्रिया के द्वारा ये सिलेबस डिजाइन हुआ है। और ये जितनी नॉलेज आप पढ़ने जा रहे हैं, ये भारत के भूगोलविद्ताओं का काम नहीं है, ठीक है। बहुत सारी एक्सरसाइज की गई है, तब जाकर के ये सारी चीजें आप पढ़ने जा रहे हैं। तो प्राचीन भारत में भौगोलिक ज्ञान, इसी ये टॉपिक आपके सिलेबस में सबसे पहले दिया हुआ है। और इस यूनिट में सबसे अंतिम में हम क्या पढ़ेंगे, यही पढ़ेंगे। तो एक बार मोटे तौर पर भारत का आप भौतिक स्ट्रक्चर जान जाएं, नदियां जान जाएं, जलवायु जान जाएं, ठीक है, मिट्टी जान जाएं। उसके बाद आपको बताएंगे कि प्राचीन भारत के लोगों का अपना भौगोलिक ज्ञान कैसा था। तो आपको एक बार भारत की पूरी अवधारणा रहेगी, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमारे अपने विद्वानों ने इन संदर्भों में क्या क्या काम किया हुआ है और क्या क्या जानकारियां उन्होंने छोड़ी हुई हैं। समझ पा रहे हैं। तो सबसे पहले, और देखो आप वैसे भी आप ध्यान रखो कि अगर मान लीजिए कि भूगोल विषय पढ़ रहे हैं आप, है ना, भूगोल विषय पढ़ रहे हैं, तो कभी किताब में मत देखना कि कैसे सिलेबस दिया हुआ है या कैसे टॉपिक दिया हुआ है। आपको कुछ तरीका मैं बता दे रहा हूँ, अच्छी पढ़ाई का तरीका। अगर भूगोल आप पढ़ो किसी का, है ना, किसी कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर उसमें आपको भूगोल पढ़ना है, ठीक है, तो सबसे पहले किसी क्षेत्र का देखोगे आप, जो टॉपिक भारत के भारत के भूगोल में ये टॉपिक दिया हुआ है ना, आप सेम देखोगे मध्य प्रदेश का, ठीक है, यूनिट शायद 5 है, 5 या 6 है, कौन सा यूनिट है, यूनिट नंबर इसी पेज नंबर 8 पे दिया हुआ है, यूनिट, हाँ यूनिट नंबर 5, ठीक है ना। जो बात आप भारत के भूगोल में पढ़ेंगे, सेम चीज आपको मध्य प्रदेश के भूगोल में भी क्या है, पढ़ना है। जैसे पहला पॉइंट जैसे दिया है, प्राचीन भारत में भौगोलिक ज्ञान, इसको अगर हटा दिया जाए तो पहला भारत के प्रमुख भूआकृतिक या भौतिक विभाग, जैसे हिमालय पर्वत, उत्तर भारत का विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार। आप सेम देखेंगे मध्य प्रदेश में भी ये टॉपिक है, प्रमुख भू आकृति, भौतिक विभाग, मालवा का पठार, मध्य भारत पठार, बुंदेलखंड, विंध्याचल, बघेलखंड। आप देख रहे हैं ना। तो जो चीज आपको भारत में पढ़ना, वो चीज आपको कहाँ पे पढ़ना है, मध्य प्रदेश में भी पढ़ना है। दूसरा देखिए आप, प्रमुख नदियां, प्रमुख पहाड़ियां, पठार, नदियां और झीलें, ठीक है। नदी है, आप देखेंगे मध्य प्रदेश में भी नदी कौन सी है, क्या है। आप देखेंगे भारत में मिट्टी, आप देखेंगे मध्य प्रदेश में भी मिट्टी। भारत का जलवायु, मध्य प्रदेश का भी जलवायु। अब देखो आप यूनिट 3 में, जो यूनिट 3 है, ठीक है ना, वो भी भारत का भूगोल है। और उसमें संसाधन के बारे में है, कौन से संसाधन है, कौन सा उद्योग है, कौन सा वन है। सेम मध्य प्रदेश का संसाधन, मध्य प्रदेश के वन, मध्य प्रदेश में उद्योग, सारी चीजें। कहने का मतलब जिन जिन टॉपिक को आप भारत के भूगोल में पढ़ेंगे, वो सारी चीजें आपको कहां पे पढ़नी है, मध्य प्रदेश के भूगोल में भी पढ़नी है ना। तो जब किसी क्षेत्र का, किसी प्रदेश का, किसी देश का अगर आप भूगोल पढ़ें, है ना, तो उसमें पहला टॉपिक क्या पढ़ें, पहले जलवायु पढ़ें कि नदी पढ़ें कि मिट्टी पढ़ें, क्या पढ़ें, नहीं, सबसे पहले पढ़ें उसका भौतिक विभाजन। या जो पहला टॉपिक दिया है, भारत के प्रमुख भू आकृतिक या भौतिक विभाजन, सबसे पहले पढ़ें आप इसको। अगर आप इसको पढ़ लोगे आप ना,
अच्छे तरीके से समझ में आ जाता है तो पूरा टॉपिक पढ़ना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, पूरी अवधारणा को समझना आपके लिए क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो हम लोग भी भारत के भौतिक विभाजन में या पहले यूनिट में हम लोग पहला टॉपिक क्या पढ़ेंगे, भारत के प्रमुख भू आकृतिक या भौतिक विभाग, या इसको आप कह सकते हैं भारत का भौतिक या भू आकृतिक विभाजन। ठीक है ना। देखो आप, जब आपसे कहा जाता है कि भौतिक विभाजन करिए या भू आकृतिक विभाजन करिए, आप मुझे बताओ कि आपसे क्या कहा जा रहा है करने के लिए, आपसे क्या कहा जा रहा है कि क्या करो, आप क्या पढ़ाऊं आपको। मान लिया मैंने कहा कि भारत को 4 भागों में बांटा गया है, ABC, क्या खुश हो आप, पढ़ा करके मैंने भेज दिया आपको कि भारत में ये भाग है, इसको A कहा जाता है, इसको B कहा जाता है, इसको C कहा जाता है, इसको D कहा जाता है। ठीक है, तो आप लिख करके चले जाओगे या आप कहोगे कि सर ये क्या पढ़ा दिया आपने, ये क्या आपने ABC पढ़ा दिया, तो मैंने कहीं देखा ही नहीं है, ये क्या है, क्या चीज है। तो आप बताओ भौतिक विभाजन का मतलब क्या है। हाँ, भौतिक विभाजन या भौतिक विभाग पढ़े तो इसका मतलब क्या है कि क्या आपसे पढ़ने के लिए कहा जा रहा है या क्या करने के लिए कहा जा रहा है, आप बताओ। एक बार फिर बोलो आप। हम्म, अच्छा, तो अच्छा तो कहाँ पे नदियां हैं, कहाँ पे पर्वत है, इसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, आप बताओ उच्चावच क्या होता है बच्चे, कि पर्वत पहाड़ कहाँ पे हैं, पर्वत पहाड़ के अलावा और भी कुछ जानना है, मैदान है, और अच्छा, अब बताओ, क्योंकि जब एक बार शब्द क्लियर हो जाएगा ना, आपको हर चीज क्लियर रहेगी करना क्या है हमें। ठीक है, अब बताइए। हाँ, क्षेत्र बटा हुआ उसके बारे में करना है, वेरी गुड। आप बताओ बच्चे। ठीक है, आप पीछे बताओ आप। तो मान लिया भारत में कितने राज्य हैं इस समय, 28, तो 28 राज्यों के बारे में बात करेंगे। देखो आप, नहीं, ये बिल्कुल नहीं करना है। देखो आप, कायदे से एक अच्छी तैयारी करने वाले बच्चे के साथ, है ना, मैप का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। जब आपसे भौतिक कहा जाता है, ठीक है ना, तो भौतिक वो चीजें हैं जिसको प्रकृति ने बनाया है, और एक होता पॉलिटिकल। ठीक है, पॉलिटिकल वो है जिसको हमने बनाया है। ठीक है ना। तो आपके स्टडी रूम में कायदे से 2 मैप लगा होना चाहिए, एक लगा होना चाहिए भौतिक मैप भारत का, और बगल में लगा होना चाहिए पॉलिटिकल। तो भौतिक मैप में क्या होगा, जो नेचर ने, आप बताइए क्या उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश को नेचर ने बनाया है, नहीं, हमने लाइन खींच दिया कि ये उत्तर प्रदेश रहेगा, ये मध्य प्रदेश रहेगा। राज्य के बारे में तो बात ही नहीं करनी है, जब भी भौतिक कहा जाएगा तो राज्य के बारे में बात ही नहीं करनी है। कब तक नहीं करनी है, जब तक कि आपको पॉलिटिकल शब्द ना आ जाए, राजनीतिक शब्द ना आ जाए। तो मध्य प्रदेश क्या है, एक पॉलिटिकल, एक राजनीतिक इकाई है, एक भौतिक इकाई नहीं है। ठीक है, ये क्या है, राजनीतिक इकाई है। हमने राजनीतिक रूप से क्या है, प्रशासन की सुविधा के लिए भारत को क्या है, प्रांतों में बांट रखा है। ठीक है, प्रांतों में शासन व्यवस्था स्थापित कर रखी है। प्रांतों को प्रशासन की सुविधा के लिए हमने क्या कर लिया है, संभाग में बांट रखा है। संभाग में क्या है, कई सारे जिले हैं, जिले में क्या है, तहसील है। ठीक है, तो तहसील में क्या है, बहुत सारे ग्राम हैं, ब्लॉक हैं। तो अलग अलग खंड हमने बांटा हुआ है। जब भी आपको, ये ध्यान रखना आप, पहली चीज ध्यान रखना आप, जब भी भौतिक शब्द बोला जाए या भू आकृतिक बोला जाए,
ठीक है ना। देखो आप, भू का मतलब क्या होता है, पृथ्वी। भू का मतलब क्या है, पृथ्वी। आकृति का मतलब क्या है, पृथ्वी की आकृति, ठीक है ना। सेम अर्थ भौतिक का भी है, ठीक है ना। भौतिक और भू आकृतिक में कोई अंतर नहीं है, ठीक है ना। अगर कहा गया कि भारत को या मध्य प्रदेश को भौतिक प्रदेशों में बांटिए, वही काम करना है, या बोल दिया जाए भू आकृतिक, इसीलिए सिलेबस में भू आकृतिक शब्द लिख करके ब्रैकेट में क्या भौतिक दिया हुआ है, ताकि कंफ्यूज ना हो आप। भौतिक भू आकृतिक दो चीजें नहीं है, क्या है, एक चीज है। तो जब भी भौतिक या भू आकृतिक रहेगा तो आपको क्या करना है, ये ध्यान रखिए। नेचर ने क्या बनाया है, पर्वत। नेचर ने क्या बनाया है, पठार। नेचर ने क्या बनाया है, मैदान, ठीक है ना। ये किसने बनाया है, प्रकृति ने बनाया हुआ है। तो एक्चुअल में हमें ये बताना होता है कि जिस प्रदेश का भौतिक विभाग आप बांट रहे हैं, या जिस क्षेत्र का भौतिक विभाजन कर रहे हैं, जिस क्षेत्र का भूआकृतिक विभाजन कर रहे हैं, उनमें आप बताइए कौन कौन से भाग हैं जो पर्वतीय हैं, कौन कौन से भाग हैं मैदानी हैं, कौन से भाग हैं पठारी हैं, ठीक है। कौन कौन सा भाग है जहाँ पे बड़ी बड़ी घाटियां पाई जाती हैं। ये सब चीज किसने बनाया है, नेचर ने बनाया है। तो इसमें हमें क्या पढ़ना है, इसीलिए एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। भौतिक विभाग कह करके एग्जाम्पल दे दिया, समझा दिया है कि बेटा इधर उधर भटकना नहीं है, फोकस रहो आप। भूआकृतिक शब्द दिया है, ब्रैकेट में क्या दिया है, भौतिक, या भौतिक दे करके ब्रैकेट में क्या है, भूआकृतिक दिया हुआ है, ताकि आप समझे भूआकृतिक भौतिक दो चीज नहीं है। इतने पे भी आयोग को संतोष नहीं हुआ, कायदे से भौतिक कह करके चुप हो जाना चाहिए, है ना। बच्चे यही पढ़ते, लेकिन उसके बाद उन्होंने एग्जाम्पल दे दिया है कि इसका अर्थ क्या है, कि कहाँ पे हिमालय पर्वत है, कहाँ पे उत्तर भारत का विशाल मैदान है, कहाँ पे पठार है, ठीक है। तीन एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि जब भी भौतिक शब्द कहा जाएगा, इसका मतलब क्या है, कि आपको इस बात का अध्ययन करना है कि भारत के किस भाग, कौन सा भाग पर्वतीय है, कौन सा भाग पठारी है, और कौन सा भाग मैदानी है, ठीक है। ये बात आप, तो ये बताइए, पर्वत पठार मैदान नाम सुना हुआ आपने, सब लोगों ने सुना हुआ है, ठीक है, ठीक है। आपकी जानकारी है, लेकिन थोड़ा सा मैं भी ये जानना चाहता हूं कि वास्तव में पर्वत को सही तरीके से जानते हैं कि नहीं आप, ठीक है। पठार को सही तरीके से जानते हैं कि नहीं, किसको पठार कहते हैं, ये बात आपको क्लियर है कि नहीं। तो थोड़ा सा एक बार एक परिचय हो जाए कि पर्वत क्या है, पठार क्या है, मैदान क्या है। आप ये बताइए, पर्वत पठार मैदान में किसको आप डिफाइन करोगे, एक की परिभाषा आपको देनी है, आप खुद चूज करो और बताओ आप किसको बताओगे। बोलना है बच्चे, देर। पठार एकदम, देखो आप जब किसी चीज को पर, एक चीज ध्यान रखना आप, जब किसी चीज को परिभाषित करते हैं आप, ये ध्यान रखना, कई बार आपको ना पता नहीं चलता है कि जो आप आंसर लिख रहे हैं वो ठीक है कि गलत है ना। इसका मतलब है कि जिस आंसर को आपने लिखा, अगर वो आंसर दिखाया जाए किसी को, तो आदमी ने अगर ये बता दिया कि आपने किसके बारे में लिखा है, तब तो सही है। लेकिन अगर व्यक्ति बता नहीं पाया किसके बारे में लिखा है, इसका मतलब आपने क्या बताया, गलत बताया। आपने कहा कि एकदम सीधा होता है, ठीक है ना, मान लीजिए एकदम सीधा होता है। अगर ये बात मैं किसी व्यक्ति को दिखाऊं, तो क्या ये बता देगा कि पठार की परिभाषा है। अच्छा पर्वत, ठीक है, मान लीजिए एकदम सीधा होता है। अगर ये बात पूछें, आप बताओ, आप कहोगे कि ये पर्वत के बारे में लिखा हुआ है। ये आपके बगल में ही बैठ के कह दिया कि ना ये पर्वत की परिभाषा ही नहीं है, ठीक है। तो पर्वत की भी अगर परिभाषा बताए तो पर्वत की परिभाषा ठीक नहीं है। आप बताओ क्या, किसका अर्थ बताओगे आप।
जिसका तीव्र ढाल हो। शिखर, हाँ, एक एक बताओ पहले आप। पर्वत में क्या बताया आपने? तीव्र ढाल हो, ठीक है। एक बच्चे ने कहा कि ये पर्वत की परिभाषा नहीं है, तीव्र ढाल हो, ठीक है। क्या लगता है कि है परिभाषा ठीक है? नहीं, आप इसको ठीक करो। ऊंची ऊंची, ऊंची ऊंची चोटियां हो उसको कहते हैं पर्वत। आप बताओ क्या ये ठीक है परिभाषा कि तीव्र ढाल हो? आप बताओ, पीछे बताओ। थोड़ा सा और आगे आ जाओगे, थोड़ा सा आगे आ जाओ, ताकि आवाज आपकी सुनाई देती रहे, ठीक है। थोड़ा सा एक टेबल आगे आ जाओ बस, ताकि आप लोग जो बोलो ना आराम से सुन लूं मैं भी। हाँ, हाँ, अब एक मिनट। भूमि से कितना ऊंचा होना चाहिए? 1000 मीटर। मान लीजिए कि 999 मीटर ऊंचा है, तभी पर्वत होगा। मान लीजिए 998 मीटर है, तब क्या होगा? तभी पर्वत होगा। बताओ आप। नहीं, ये पर्वत की परिभाषा ही नहीं है, ठीक है ना। ये जितना आपने बताया, ये पर्वत की परिभाषा ही नहीं है, ठीक है। चलिए अभी थोड़ा सा समझाते हैं। कोई बताए पठार की परिभाषा, आप बताओ। ऐसा क्षेत्र जो, हाँ, ढलान न हो और अनुपजाऊ हो। क्या उसका अनुपजाऊ होना अनिवार्य है? तो आपने उसको परिभाषा में क्यों शामिल किया? मैदान से थोड़ा अनुपजाऊ हो। आप बताओ। आप 599 मीटर हो तो? ये देखो आप, अब आप समझ रहे हैं ना कि आपने पर्वत भी पढ़ा है, पठार भी पढ़ा है, मैदान भी पढ़ा है, लेकिन आप समझ रहे हो ना कि आपके एक्सप्रेशन में कितनी बड़ी गलतियां हैं, ठीक है। अब आप ये बताइए कि इसका सबसे बड़ा खामियाजा आप जानते हो क्या होता है? कि जब आप चीजों का सही अर्थ नहीं जानते हैं तो आप शब्द को गलत तरीके से प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। और जैसे ही गलत शब्द आप प्रयोग करते हो, तुरंत आप सुनने वाला समझ जाता है कि आपकी अवधारणा क्या है, क्लियर नहीं है। अब पर्वत की, पठार की, मैदान की परिभाषा मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और सबसे पहले क्या करूंगा, इस परिभाषा को लिखवा भी दे रहा हूँ ताकि आपको क्लियर रहे। उसके बाद हम लोग पहला टॉपिक पढ़ेंगे, कौन सा? भौतिक विभाजन, ठीक है। देखो आप, जब भी आपसे कुछ कहा जाए बताने के लिए, है ना, जिन चीजों को आपने देखा हुआ है उसको बताने में समस्या क्यों आ रही है? क्योंकि देखने का तरीका आपका गलत है, इसलिए क्या है, बताने में दिक्कत आ रही है। आप ये बताइए, इस तरह की संरचना क्या कहलाती है? पर्वत है ना, ऐसी होती है संरचना ना, मौलिक रूप से। ये आपको बताना है, तो आपने क्या बताया कि जिसके ढाल तीव्र हो। क्या ये गलत है? नहीं, ठीक तो है। ढाल क्या है? तीव्र है। क्या ये पर्वत की परिभाषा है? नहीं, ये पर्वत की परिभाषा नहीं है। और आप ही ठीक करो इसको। हमेशा जब भी आपको कोई भू आकृति के बारे में कहा जाए बताने के लिए, हमेशा दो चीज जरूर देखो आप। एक उसका टॉप देखो कैसा है, और एक उसका किनारा देखो कैसा है आप, ठीक है ना।
इसका टॉप कैसा है? सकरा। कैसा है? नुकीला। कैसा है टॉप? सकरा और नुकीला है। और ढाल कैसे है? तीव्र है। ठीक है, तो परिभाषा क्या होगी? पर्वत उस भू आकृति को कहते हैं जिसका शीर्ष संकरा तथा नुकीला होता है तथा जिसके ढाल अत्यंत तीव्र होते हैं। हो गया पर्वत की परिभाषा। ठीक है, इसी को तो आपने बताया। आपने ऐसा कहाँ पढ़ा है कि इतना ऊंचा होना चाहिए? इस विशेषता के साथ ये बहुत ऊंचा भी हो सकता है, कम ऊंचा भी हो सकता है। ठीक है, तो पर्वत किस भू आकृति को कहते हैं? जिसका शीर्ष संकरा अथवा नुकीला होता है तथा जिसके ढाल अत्यंत तीव्र होते हैं। तो एक हिंट डालिए आप, पर्वत। पर्वत। इसमें लिखिए, आप एक बात ध्यान रखना, एक और टर्म है। आपने बोला, अभी मैं पूछ रहा था, आप इधर, मैंने आपसे पूछा तो आपने एक शब्द बोला उच्चावच। उच्चावच क्या होता है? पर्वत उच्चावच है कि नहीं? है। भू आकृति भी है, उच्चावच भी है। बिल्कुल सही है। भू आकृति, पर्वत क्या है? पृथ्वी की एक आकृति है। ठीक है ना? भूगोल इसके लिए, भूगोल के पास के लिए अपना एक क्लासिकल वर्ड है। हर आकृतियों को पर्वत क्या भूगोल क्या कहता है? उच्चावच कहता है। ठीक है, विशिष्ट तरह की आकृतियों को हम क्या कहते हैं? उच्चावच कहते हैं। इंग्लिश में इसे कहते हैं रिलीफ। ठीक है ना? तो देखो आप, तो मैं ये चाहता हूं कि जब भी आप बात करें तो भौगोलिक शब्दावली का इस्तेमाल करें। तो पर्वत उस भू आकृति अथवा उच्चावच को कहते हैं। तो पर्वत क्या है? एक उच्चावच है। पठार क्या है? एक उच्चावच है। मैदान क्या है? एक उच्चावच है। घाटी क्या है? एक उच्चावच है। समझ पा रहे हैं ना? तो लिखिए इसमें, पर्वत, पर्वत उस भू आकृति, पर्वत उस भू आकृति अथवा उच्चावच, अथवा उच्चावच को कहते हैं, उस भू आकृति अथवा उच्चावच को कहते हैं जिसका शीर्ष, जिसका शीर्ष, किसी चीज को लिखने में दिक्कत आए तुरंत आप बोल देना मुझे, गलत शब्द नहीं आना चाहिए। जिसका शीर्ष, जिसका शीर्ष सकरा अथवा नुकीला होता है, जिसका शीर्ष सकरा अथवा नुकीला होता है तथा जिसके ढाल, जिसके ढाल अत्यंत तीव्र होते हैं, जिसके ढाल अत्यंत तीव्र होते हैं। तो आप ये बताइए, अब बात समझ में आ रही है कि भू आकृतियों की परिभाषा कैसे दी जाती है? अब जिस जिस टर्म में हम लोगों ने पर्वत की परिभाषा दी है, आप इन्हीं टर्म का इस्तेमाल करते हुए पठार की परिभाषा दो आप। जिसका शीर्ष समतल होता है। ठीक है, आप बताओ। नहीं, पर नहीं, पठार। हम्म, पर्वत के साथ समतल हो। आप बताओ। जिसमें ढलान होती है। आप बताइए। ढलान कम होती है। आप बताओ।
हम्म, आप बताओ। जिसका शीर्ष समतल हो। ठीक है। अभी भी आपने किसी ने पठार की परिभाषा नहीं दी है। आप में से किसी ने पठार की परिभाषा नहीं दी है। ठीक है ना। देखिए, आप में से किस बच्चे ने मैदान शब्द बोल करके परिभाषा दी है? आपने। आप ये बताइए, अगर आपसे पूछा जाए, आप अपना परिचय दीजिए, तो क्या आपका परिचय हो सकता है कि मैं फला का बड़ा भाई हूं या फला का छोटा भाई हूं? फला तो अभी किनारे हैं, वो तो छोड़िए, आप अपने बारे में बोलिए। आप पठार पूछा गया तो पर्वत का नाम लेने की आवश्यकता क्यों आई, या मैदान का नाम लेने की आवश्यकता क्यों आई? क्या इनका नाम लिए बगैर आप चीजें नहीं बता सकते हैं? देखो आप, इसमें जिन बच्चे ने कहा कि ढाल कम होता है, ठीक है, आपने, फिर मैंने कहा क्या करना है, दो चीज देखनी है आपको। एक देखना है शीर्ष, और दूसरा देखना है ढाल। पहले मैदान की परिभाषा समझो आप। आप ये बताइए, यही तो मैदान है, यही मैदान है ना। अगर इसकी परिभाषा देनी तो क्या दोगे आप? कोई दो, कोई आप में बोले। हाँ, समतल हो। ठीक है। आप बताइए, ये परिभाषा ठीक नहीं है। तो और जोर से, जोर से। ये परिभाषा ठीक नहीं है, आप बताओ। दिखा दिया तब भी नहीं बता पा रहे हो? मैदान दिखा दिया आपको। इसका शीर्ष, डंडा ला के मारेंगे, ध्यान रखना, डंडे से मारेंगे। आप बताओ। ये देखिए सामने रखा हुआ है। तो सामने रखी चीज आप नहीं बता रहे हो कि क्या है। क्यों नहीं बता रहे हो आप? इसलिए ताकि जो आपको बताया गया वो कर ही नहीं रहे हो आप। क्या बताया गया? एक शीर्ष देखो, और एक क्या देखो, एक क्या देखो आप, ढाल। एक क्या देखना है, शीर्ष, और एक क्या देखना है, ढाल। क्या दोनों चीज आप देख रहे हो? नहीं, एक ही चीज देख रहे हो आप। जिसका शीर्ष क्या हो, समतल हो, जिसका शीर्ष समतल हो, तथा जिसके ढाल अत्यंत कम हो, वो भू आकृति जिसका शीर्ष समतल हो और जिसके ढाल अत्यंत कम हो, ये क्या है? मैदान है। अब पठार की परिभाषा बताओ। देखो आप, घबराओ मत आप। पठार वो चीज है जिसमें पर्वत की विशेषता भी है और मैदान की विशेषता भी है। पठार कौन सी आकृति है? जिसमें पर्वत की विशेषता भी हो और मैदान की विशेषता हो। ठीक है। इसमें मैदान क्या है? जिसका शीर्ष समतल और ढाल अत्यंत कम होता है। ठीक है ना। पठार में मैदान की कौन सी विशेषता है? इसका शीर्ष क्या है? समतल। पर्वत की विशेषता क्या होगी? ढाल अत्यंत तीव्र। ये पठार है। तो देखो आप, ये हो गया पर्वत, ये हो गया पठार, और ये हो गया मैदान। समझ पा रहे हैं ना? तो पठार उस भू आकृति को कहते हैं जिसका शीर्ष समतल, प्रायः समतल, फ्लैट होता है। ठीक है। तथा जिसके ढाल अत्यंत तीव्र होते हैं। मैदान उस भू आकृति को कहते हैं जिसका शीर्ष समतल होता है और ढाल अत्यंत कम होते हैं। अब समझ में आ रहा है आप लोगों को? अब एक हिंट लिया, पठार। प्लेट्यू। इसमें क्या?
देखिए, पठार उस भू आकृति, पठार उस भू आकृति अथवा उच्चावच, उस भू आकृति अथवा उच्चावच को कहते हैं जिसका शीर्ष प्रायः समतल, जिसका शीर्ष प्रायः समतल तथा ढाल अत्यंत तीव्र होते हैं, तथा ढाल अत्यंत तीव्र होते हैं। पठार के तीव्र ढाल को, पठार के तीव्र ढाल को कागार, पठार के तीव्र ढाल को कागार, इंग्लिश जरूर लिखना आप, एस्कारपमेंट, पठार के तीव्र ढाल को कागार, कागार कहते हैं। देखो आप, अगर मान लीजिए कि आपको पूछा जाए कागार क्या होता है, कागार बताओ क्या होगा, किसको कागार कहेंगे? हैं? क्या कागार पहचान पाओगे? कितने कागार हैं इसमें? कितने कागार हैं? क्या इसमें कागार है? आप ये ध्यान रखो, कागार तब होता है जब एक ढाल क्या है, सामान्य हो, और एक ढाल क्या हो, तीव्र हो, तब वो क्या कहलाएगा, कागार। पर्वत में ढाल तो तीव्र है लेकिन शीर्ष क्या है, सकरा है, इसमें कोई कागार नहीं है, इसका ढाल सामान्य है और एक ढाल क्या है, तीव्र है। ठीक है ना? अब ये क्या हो गया, कागार हो गया। देखो आप, एग्जाम्पल के तौर पे अभी आगे जब पढ़ाएंगे दिखाएंगे आपको अच्छे तरीके से। दो चीज अभी ध्यान रखना आप, आपने सुना हुआ है विंध्याचल श्रेणी, किस तरह का पर्वत है? पर्वत कई प्रकार के होते हैं, आप ये ध्यान रखना, विंध्याचल श्रेणी पर्वत नहीं है, विंध्याचल श्रेणी पर्वत नहीं है। क्या है? क्या है? आप बताओ, आप बताओ। कागार है। ये किसका है? नर्मदा नदी का क्या है, कागार है। नर्मदा नदी की तरफ देखो तो दीवार की तरह इसका ढाल क्या है, खड़ा है, और उधर वाला ढाल कैसा है, सामान्य है। तो हम लोग जिस विंध्याचल श्रेणी को पर्वत पढ़ते हैं, ठीक है, वो पर्वत नहीं है, किस चीज का एग्जाम्पल है, कागार का। पश्चिमी घाट पर्वत नहीं है, क्या है, कागार है। ठीक है ना? तभी तो आप ये बताओ, कागार नहीं रहेगा तो क्या पठार होगा? जब आप प्रायद्वीपीय पठार पढ़ते हैं तो प्रायद्वीपीय पठार का कागार होना चाहिए ना, पठार अगर है तो कागार होना चाहिए। कागार है पश्चिमी घाट और विंध्याचल श्रेणी। अगर ये नहीं होता, कागार नहीं होता, तो प्रायद्वीपीय पठार क्या होता, मैदान होता। ठीक है, शीर्ष क्या है, फ्लैट है, और ढाल क्या है, मंद है, मैदान। समझ पा रहे हो आप? अभी आगे बढ़ेंगे तो मैं आपको समझाऊंगा आपको। तो कागार का मतलब, जैसे मान लीजिए मैं जिस डाइस पे खड़ा हूं, है ना, इसका शीर्ष समतल है और यहाँ पे ढाल क्या है, अत्यंत तीव्र है। जैसे मान लीजिए कि अगर आपको ऐसे में पढ़ाते पढ़ाते ऐसे आ रहा हूँ, ठीक है, और मेरा ध्यान नहीं है और आपको लगता है कि मैं गिर सकता हूँ, ठीक है, तो आपको क्या कहना चाहिए? आप मुझे कैसे समझाओगे कि क्या करूँ मैं? आपको बोलना चाहिए कि सर थोड़ा पीछे हटिए, आप एकदम कागार पे आ गए हैं। मतलब क्या है, बस किनारे पे खड़े हैं, कभी भी क्या है आप गिर सकते हैं।
है ना। मान लीजिए छत पे आप खेल रहे हैं, छत के साथ बच्चों के साथ, कोई बच्चा किनारे जा रहा है तो आपको क्या करना चाहिए, बेटा पीछे पीछे टरो, कागार की तरफ मत जाओ, कागार की तरफ। वो दीवार क्या है, तीर ढाल है, वो क्या है, कागार है। और छत आपका कैसा है, समतल है ना। तो कोई ऐसा आकृति जहां पे शीर्ष फ्लैट हो, या एक ढाल कम वाला हो, कम ढाल वाला हो, और एक ढाल क्या है, तीव्र ढाल वाला हो, तो जो तीव्र ढाल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कागार। तो इसका मतलब पठार में क्या है, एक ढाल क्या है, सामान्य है, और एक ढाल क्या है, अत्यंत तीव्र है। इसी तरह की संरचना को हम क्या बोलते हैं, पठार बोलते हैं। तो ये क्या हो गया, ये हो गया कागार। ठीक है। अब एक डालिए आप मैदान। प्लेन। इसमें लिखिए, मैदान उस भू आकृति, मैदान उस भू आकृति अथवा उच्चावच को कहते हैं, मैदान उस भू आकृति अथवा उच्चावच को कहते हैं जिसका शीर्ष, जिसका शीर्ष प्रायः समतल तथा ढाल अत्यंत कम होते हैं, तथा ढाल अत्यंत कम होते हैं। आप ये बताओ, अगर मैं पूछूं कि आपको ये कैसे पता चल रहा है कि मैदान का ढाल कम है, कैसे बताओगे, मैदान का ढाल कम है ये कैसे पता चलता है, कैसे पता चलता है, पानी के बहाव से। वेरी गुड। आप देखोगे नदी बह रही है, धीमे धीमे बह रही है, इसका मतलब ढाल क्या है, बहुत कम है ना। बारिश हुई, पानी गिरा, पानी धीरे धीरे बह रहा है, इसका मतलब ढाल क्या है, कम है। अब आप ये बताओ, पर्वत पठार मैदान क्लियर हो गया कि पर्वत क्या होता है, पठार क्या होता है, मैदान क्या होता है। अब आते हैं भारत का भौतिक या भू आकृतिक विभाजन। आइए, तो पहला टॉपिक हमारा रहेगा इंग्लिश भी लिखते रहना बच्चों, टर्मिनोलॉजी की इंग्लिश जरूर लिख लेना। भारत का भौतिक या भू आकृतिक विभाजन, फिजिकल या फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ द इंडिया। ठीक है, इसमें लिखिए आप, देखिए, भारत, भारत भौतिक विविधताओं से युक्त,
भौतिक विविधताओं से युक्त भौतिक विविधताओं से युक्त विशाल देश है। विशाल देश है। भारत के विस्तृत भागों में भारत के विस्तृत भागों में ऊंचे 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 गगनचुंबी पर्वत गगनचुंबी पर्वत तथा तथा विस्तृत क्षेत्र में विस्तृत क्षेत्र में समतल मैदान समतल मैदान तथा तथा बृहद क्षेत्र में बृहद क्षेत्र में बृहद क्षेत्र में उच्चावचीय 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 विविधताओं से युक्त उच्चावचीय विविधताओं से युक्त विस्तृत विस्तृत पठार विस्तृत पठार विस्तृत पठार पाए जाते हैं। विस्तृत पठार पाए जाते हैं। सामान्यतया भारत को पांच भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया जाता है। एक दो तीन चार करके लिखो आप। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश पहला। उत्तर भारत का विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान,
ये 5 है भौतिक प्रदेश से भारत को बांट सकते हैं। अब देखो आप, अब हमें करना क्या है कि जो भौतिक विभाजन किया है इसको हमें भारत का एक मैप बना करके उस पर दिखाना है, कहाँ कहाँ पे उत्तरी पर्वतीय प्रदेश का विस्तार है, किन क्षेत्रों में उत्तर भारत का विशाल मैदान है, किन क्षेत्रों में प्रायद्वीपीय पठार है, कहाँ पे तटीय मैदान है। जब भी विभाजन कहा जाता तो 5 बनाते हैं, 5 लिखते हैं, और मैप में कितना शो करते हैं, 4 को, 4 को शो करते हैं। आइलैंड को शो करने की आवश्यकता नहीं होती है, आइलैंड केवल लिखो आप, और मैप में आइलैंड को शो करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, एक मैप बना लो आप इसे, ठीक है, और इसको हम लोग क्या करते हैं, बस देखते हैं कहाँ कहाँ पे कौन सा भौतिक प्रदेश है।
तो देखिए बच्चों, ये बात आप समझ पा रहे हैं ना कि आपको चाहे कितना भी बोला जाता कि उत्तरी पर्वतीय प्रदेश कहाँ, आपको क्लियर नहीं होता, लेकिन मैप में दिखते ही क्या सारी चीजें क्लियर हो गई। तो अगर आप देखेंगे उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश कौन है? हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत को क्या कहते हैं? उत्तरी पर्वतीय प्रदेश कहते हैं। देखो आप कहाँ पे है, जम्मू और कश्मीर हो गया, लद्दाख हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, असम का भी कुछ भाग है, अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पे देखेंगे आप नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है, त्रिपुरा का भाग है। ये सारा क्या है? हिमालय पर्वत यहाँ पे विस्तृत है। हिमालय पर्वत के दक्षिण में आप देखेंगे कि जो डॉट भाग है, ये पूरा का पूरा, इसको क्या कहते हैं? उत्तर भारत का विशाल मैदान, अत्यंत समतल मैदान है। ठीक है, कैसे बना है, क्या इसकी संरचना, आगे हम लोग देखेंगे, समझेंगे। और उत्तर भारत विशाल मैदान के दक्षिण में, ठीक है, क्या अवस्थित है? प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, त्रिभुज के आकार का ये भाग है जिसको कहा जाता है प्रायद्वीपीय पठार। और प्रायद्वीपीय पठार के दोनों किनारों पर लंबे लंबे संकरे मैदान पाए जाते हैं। आप ये देखिए, गुजरात से लेकर के कन्याकुमारी तक, और इधर उड़ीसा से लेकर के कन्याकुमारी तक। ठीक है, तो लंबे लंबे संकरे मैदान पाए जाते हैं, क्योंकि भारत के तट के सहारे हैं, इसलिए इन्हें कहा जाता है तटीय मैदान। तो कितने भौतिक प्रदेश हो गए? 4 हमने शो किया है। कितने भागों में बांटा है? 5। पहला क्या है? उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। पहला क्या है? उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। दूसरा क्या हो गया? उत्तर भारत का विशाल मैदान। तीसरा हो गया प्रायद्वीपीय पठार, और उसके बाद है तटीय मैदान। और एक और जो हम लोगों ने लिखा हुआ वो है द्वीप। ठीक है ना? अब इन्हीं को एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। अगर आप सिलेबस में आप देखोगे तो सिलेबस में आपको समझाया हुआ है कि भारत का भौतिक विभाग या भूआकृतिक विभाग, जैसे हिमालय पर्वत, उत्तर भारत का विशाल मैदान, और तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार। 3 एग्जाम्पल दिया है, केवल 3 के बारे में नहीं पढ़ना, हमें कितने के बारे में पढ़ना है? 5। ठीक है ना? तो एक हो गया उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, एक हो गया उत्तर भारत का विशाल मैदान, एक हो गया प्रायद्वीपीय पठार, और एक हो गया तटीय मैदान, और एक हो गया द्वीप। तो एक एक करके हमको इनके बारे में पढ़ना है। तो पहली हमारी हेडिंग है उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। आप ये बताइए, जो बात मैं बोल रहा हूँ समझ में आ रहा आप लोगों को ना? समझने में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? ठीक है, देखो आप ये बात आप ध्यान रखना बच्चों, ये मान करके चलना, ये पढ़ने का जीवन में अंतिम मौका मिला है। ठीक है ना? तो किसी क्वेरीज को, कोई प्रश्न हो, किसी तरह का प्रश्न हो, घर लेकर के मत जाना, मुझसे पूछना, है ना? आपको कोई प्रश्न पूछने में हिचक नहीं होनी चाहिए। तो सभी बच्चे जो ऑनलाइन ऑफलाइन हैं, सब लोग ध्यान रखें, किसी तरह का प्रश्न हो तो आपको प्रश्न पूछने में झिझक नहीं होनी चाहिए। उस बात का आंसर मैं करूंगा। अगर मुझे आंसर पता नहीं होगा, पढ़ करके आऊंगा, लेकिन आपको समझाऊंगा अच्छे तरीके से। ठीक है ना? तो बात को समझना आवश्यक है, पढ़ना बहुत बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, समझ लोगे तो चीजें याद करनी क्या है, आसान हो जाती है। अगर समझ में नहीं आता रहेगा, आप कुछ भी पढ़ लोगे, अनाप शनाप लिखोगे, ठीक है, पूछा कुछ और गया है, लिखोगे कुछ और। तो टॉपिक को, कॉन्सेप्ट को, टर्मिनोलॉजी को, ठीक है ना, मैंने ऐसा देखा है अपने पढ़ाने के एक लंबे अनुभव में, मैंने देखा है कि आपकी जो सबसे बड़ी कमी है, ठीक है, सबसे बड़ी कमी है, वो है टर्मिनोलॉजी की। जो टर्म है ना, उसको सही तरीके से नहीं जानते हो आप, और ये वो कमी है जो एग्जाम में आपका दम निकाल देगी। ठीक है, आप कभी मध्य प्रदेश में प्रीवियस ईयर का आप प्रश्न देखना, ऐसे ऐसे सवाल पूछे गए हैं
आप कल्पना नहीं कर सकते कि ये भी सवाल पूछा जाएगा। ठीक है, एक बार 20 वर्ड में पूछा गया था, मिट्टी की परिभाषा लिखिए। किसकी परिभाषा? मिट्टी की परिभाषा, सॉइल की परिभाषा लिखने के लिए, है ना। और ज्यादातर बच्चे डेली मिट्टी में खेलते हैं, दौड़ते हैं, देखते हैं, लेकिन मिट्टी की सही परिभाषा क्या है नहीं बता पाते हैं। चट्टान की परिभाषा नहीं बता पाते हैं, खनिज की परिभाषा नहीं बता पाते हैं, अयस्क की परिभाषा नहीं बता पाते हैं, पदार्थ और वस्तु क्या होता है इसका अंतर नहीं जानते हैं। इसीलिए जहाँ पे पदार्थ बोलना चाहिए आप वस्तु बोलते हैं, जहाँ वस्तु बोलना चाहिए पदार्थ बोलते हैं। सुनने वाला समझ जाता है कि आपकी अवधारणा क्या है, क्लियर नहीं है। तो टर्म आपको हमेशा क्लियर रहना चाहिए। और अभी थोड़ी देर पहले क्लास शुरू होने से पहले जब मैं आपको टर्मिनोलॉजी बता रहा था कि पर्वत क्या था, पठार क्या, मैदान, तो आप देख रहे थे कैसी गलती हो रही थी, है ना। क्या ऐसा नहीं कि पर्वत जानते नहीं थे, जानते थे आप, लेकिन कैसे सही तरीके से बोलना, कैसे सही तरीके से परिभाषित करना है। तो कम से कम मैं अपने विषय में आपको टर्मिनोलॉजी की दिक्कत नहीं रहने दूंगा। कोई भी टॉपिक शुरू किया जाएगा सबसे पहले उस टर्म को परिभाषित करेंगे, और यही क्या है, 20 वर्ड है। यही क्या है, 20 वर्ड है। तो जितना परिभाषित कर लेंगे टर्म को, वो आपको टर्मिनोलॉजी मिलती है 20 वर्ड में। बढ़िया से परिभाषित कर लेते हैं, अच्छे से आपको लिखने आ जाता है। तो देखिए, आप बात ज़्यादा नहीं करना है, एक एक टॉपिक पढ़ेंगे। तो आज यहीं तक क्लास रहेगी, ठीक है। अभी आपकी दूसरी क्लास चालू होने जा रही है, तो इस चीज़ को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो कल, आज हम लोगों ने भारत का भौतिक विभाजन कर दिया है 5 भौतिक प्रदेशों में, एक एक भौतिक प्रदेश करके हम आगे क्या है पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं है, यहीं तक है, ठीक है। मेरे साथ रहने के लिए, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।